हेलो गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो इतिहास का पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो मैंने इसके नोट्स अच्छे प्रकार से बनाए हैं ताकि आपको भी अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए कि किस प्रकार परीक्षा में हमें इसको लिखना था और आगे वार्षिक परीक्षा में भी इस प्रकार लिखना है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना और फुल सॉल्यूशन है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए हम देखते हैं अपने इस सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर है चार्ल्स डार्विन लगाया हुआ है। इस प्रकार आपको लिखना था अच्छे प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्टीमीरा की गुफा चित्र कहाँ स्थित है। तो वे स्पेन में स्थित है। ये टिक लगाया हुआ है और वह यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है। तो मेसोपोटामिया है वो वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो स आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, दिनारिय सिक्का किस धातु का बना होता था। तो दिनारिय सिक्का है वो चांदी का बना होता था। तो आपका राइट आंसर तय हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हिजरी सन की शुरुआत कब हुई। तो हिजरी सन की जो शुरुआत है वो 622 ईस्वी को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट आए थे कि रेगिस्तानों की आपको पूर्ति करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक ये आए थे। 10 नंबर क्वेश्चन तक आए थे ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6, हादजा शिकारी संग्राहक समाज का एक छोटा समूह है। तो यहाँ पर शिकारी संग्राहक समाज आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7, शहरी जीवन की शुरुआत में हुई। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया आ जाएगा कि शहरी जीवन की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। तो मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया की लिपि थी। तो मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी थी। तो यहाँ पर आ जाएगा किलाकार या क्यूनिफॉर्म लिपि। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोलिडस नामक सिक्का यहाँ पर रेगिस्तान था। तो किस धातु का बना हुआ था। तो सोने के धातु का बना हुआ था। अच्छे प्रकार से सॉल्यूशन को मैंने जो आपकी बुक थी उसके अंदर से देख देख कर अच्छी प्रकार से किया है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा देना जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पैगंबर मोहम्मद कुरैश कबीले से संबंधित थे। अब यहाँ पर थे सही गलत। सही गलत हमें लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, होमिनिडों का उद्भव एशिया में हुआ। तो ये गलत कथन है कि होमिनिडों का उद्भव एशिया में हुआ, बल्कि एशिया में नहीं हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। तो ये एकदम राइट आंसर है। जो पुरानी जो ज्ञात भाषा थी सुमेरियन थी। तो सुमेर जो एक शहर था उसके नाम पर ही सुमेरियन भाषा थी। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ये भी सही है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। मिस्र में म्यूनिक भाषा बोली जाती थी। ये गलत है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस
था। ये बिल्कुल सही बात है। प्रथम रोमन सम्राट अगस्टस था। क्वेश्चन अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, होमो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होमो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और एक लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेसोपोटामिया की लिपि थी। तो मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकार या यूनिफॉर्म थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो प्रिंसिपेट की जो स्थापना करने वाला जो शासक था वो अगस्टस था। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुस्लिम धर्म में पहला खलीफा कौन बना? तो पहला खलीफा है वो अबू बकर बना था। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कुरान कितने अध्यायों या सूराओं में विभाजित है? तो 114 अध्यायों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर लघुतरात्मक क्वेश्चन आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एकाश्म का क्या अर्थ है? तो एकाश्म से तात्पर्य है एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है। ये विविधता की कमी का सूचक है। छोटा सा ही लिखना था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, हिजरा क्या है? तो हिजरा मक्का के लोगों के विरोध के कारण 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीना के लिए प्रस्थान करना पड़ा। इस यात्रा को हिजरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, उलमा कौन थे? इनके क्या कार्य थे? तो उलमा इस्लाम के धार्मिक विद्वान थे। वे कुरान से प्राप्त ज्ञान, इल्म और पैगंबर के आदर्श व्यवहार यानी सुन्ना का मार्गदर्शन करते थे। मध्यकाल में उलमा अपना समय कुरान पर टीका यानी तफसीर लिखने और पैगंबर मोहम्मद की प्रामाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध करने में लगाते थे। कुछ उलेमाओं ने कर्मकांडों यानी इबादत के द्वारा ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने करने और सामाजिक कार्यों, मुआमलात, यहाँ पर कुछ नाम था वो जब मैंने पीडीएफ बनाया तो कट हो गया है, आप देख लेना, जो आपकी गाइड है उसके अंदर मिल जाएगा। के द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया तैयार करने का काम किया। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विद्वताओं ने तर्क और अनुमान यहाँ कियास शब्द का प्रयोग किया गया है। उनके जो भाषा थी उनके अनुसार का प्रयोग भी किया। 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं यानी मजहब बन गई। ये शाखाएं थी मलिकी, हनफी, शफई और हनबली। ये है वो 4 शाखाएं थी कानून की उस समय। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुशन विषी वह अरवेश क्या है? तो कुशन विषी थी सुंदर लिखने की कला और अरवेश थी ज्यामितीय तथा वनस्पतीय डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 25, धर्म युद्ध पर टिप्पणी लिखी है। तो यूरोप के ईसाइयों ने 1095 और 1291 के बीच अपने धर्म को पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूसलम में स्थित ईसा की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकारों में करने के प्रयास में जो युद्ध किए वो धर्म युद्ध कहा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है,
विश्व को मेसोपोटामिया सभ्यता की क्या देन है? तो विश्व को मेसोपोटामिया सभ्यता की क्या देन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। विश्व को मेसोपोटामिया की देन का वर्णन निम्नानुसार है। तो इसका वर्णन है वो कि फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि 1800 ईस्वी के पूर्व आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की सारणियां दी गई है। इनमें 2 का वर्गमूल दिया गया है जो सही उत्तर से जो थोड़ा सा ही भिन्न है, सही उत्तर से थोड़ा सा ही भिन्न था। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, मेसोपोटामिया वासियों ने पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष को 12 महीनों में और एक महीने को 4 सप्ताहों और एक दिन को 24 घंटों में और एक घंटे को 60 मिनट में विभाजित किया था। सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने समय के इस विभाजन को अपनाया। वहाँ से वह रोम और फिर इस्लामी देशों को मिला और फिर मध्य युगीन यूरोप में पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मेसोपोटामिया वासी सूर्य और चंद्र ग्रहण के घटित होने का हिसाब भी रखते थे, यानी उनके घटित होने का हिसाब भी वो रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वे रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर दृष्टि रखते थे तथा उसका हिसाब रखते थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, होमिनिड व होमिनोइड में क्या अंतर है? तो होमिनिड और होमिनोइड में क्या अंतर है बताते हैं कि होमिनिड का विकास होमिनोइड से हुआ है। होमिनिड व होमिनोइड में निम्नलिखित अंतर है। अंतर नंबर 1, होमिनोइड के मस्तिष्क का आकार होमिनिड की तुलना में छोटा होता था। होमिनोइड चौपाई होते थे और 4 पैरों के बल चलते थे, परंतु उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इनके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। पॉइंट नंबर 3, होमिनिड के हाथ विशेष प्रकार के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे तथा उनका प्रयोग कर सकते थे, परंतु होमिनोइडों के हाथों की रचना ऐसी नहीं होती थी। निबंधात्मक क्वेश्चन आ गई हैं कि रोमन समाज की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो रोमन समाज की जो सामाजिक श्रेणियां थी उनका वर्णन करना है। पूर्ववर्ती काल में रोमन साम्राज्य की प्रमुख सामाजिक श्रेणियां इतिहासकार टेसिटस के अनुसार पूर्ववर्ती काल में रोमन साम्राज्य की प्रमुख सामाजिक श्रेणियां निम्नलिखित थी। सेनेटर, तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी। कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवारों के थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अश्वारोही या नाइट वर्ग। थर्ड है, जनता का सम्माननीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था। पॉइंट नंबर 4 है, फूहड़ निम्नतर वर्ग अथवा कमीनकारू यानी प्लेबस सोर्डिडा के ये लोग सरस तथा थिएटर तमाशे देखने के शौकीन थे। और पॉइंट नंबर 5 है, दास। अब बात आती है परवर्ती काल में रोमन साम्राज्य की प्रमुख सामाजिक श्रेणियां। तो परवर्ती काल में रोमन साम्राज्य की प्रमुख सामाजिक श्रेणियां निम्नलिखित थी। पॉइंट नंबर 1 है, अभिजात वर्ग। तो परवर्ती काल में सेनेटर और नाइट अश्वारोही एकीकृत
होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। इनके कुल परिवारों में कम से कम आधे परिवार अफ्रीकी और पूर्वी मूल के थे। यह अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान धनवान थे, परंतु विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग की तुलना में कम शक्तिशाली था। मध्य वर्ग में क्या था कि मध्य वर्ग में नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े सामान्य लोग सम्मिलित थे। इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर तथा किसान भी शामिल थे। इन मध्य वर्ग के परिवारों का जीवन निर्वाह सरकारी सेवा तथा राज्य पर निर्भरता द्वारा होता था। निम्नतर वर्ग। मध्य वर्ग के नीचे निम्न वर्ग का एक विशाल समूह था, जिसे सामूहिक रूप से ह्यूमिल और इस अर्थात निम्नतर वर्ग कहा जाता था। इस वर्ग में निम्नलिखित वर्गों के लोग सम्मिलित थे। ग्रामीण श्रमिक। इनमें बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीरों में काम करते थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के श्रमिक। और नेक्स्ट है प्रवासी कामगार। ये अनाज तथा जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग में अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। पॉइंट नंबर चार है शव यानी नियोजित शिल्पकार। ये लोग मजदूरी पाने वाले श्रमिक की तुलना में अच्छा खाते पीते थे। पॉइंट नंबर 5 है अस्थायी अथवा कभी कभी काम करने वाले श्रमिक। और पॉइंट नंबर 5 है दास। ये विशेष रूप से संपूर्ण पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास का वर्णन कीजिए। तो मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास। लेखन या लिपि का अर्थ उच्चारित ध्वनि जो दृश्य संकेतों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। पॉइंट नंबर 1 है मिट्टी की पट्टिकाओं पर लेखन कार्य। तो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इनमें चित्र चिन्ह और संख्याएं हैं। वहाँ बैलों, मछलियों, रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली है। इससे ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया में लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता हुई, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। इन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार की वस्तुओं के बारे में होता था। मिट्टी की पट्टिकाओं पर तिलाकार चिन्ह बनाना। तो मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसके गूंथ कर और थाप कर ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह सरलता से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। इसके बाद सरकंडे की ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है, ये इसको आप देख लेना, अच्छे प्रकार से पढ़ लेना और इसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। वीडियो को आप स्किप करके देख सकते हैं। वीडियो को ये क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप स्किप करके वीडियो को रोक कर बीच में देख सकते हैं। इसकी अथवा वाला भी किया हुआ है। तो ये कुछ बड़े क्वेश्चन है, आप देख लेना अच्छे प्रकार से। वीडियो को स्किप करके बीच में रोक करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, क्योंकि इसमें मेहनत तो बहुत लगती है। तो आपको भी पता है, आप भी स्टूडेंट हो तो आपको तो पता ही है कि लिखने में कितनी मेहनत लगती है, और मैंने अपने हाथ से इसको लिखा है।
तो इसलिए आप लाइक कर देना एक, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा हिंदी अनिवार्य का सॉल्यूशन। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।